उनसे रिलेटेड ऑप्शन आ सकते हैं आगे इन फ्यूचर, तो वो चीज़ें भी हम क्लियर करते हैं। और आप कोशिश करके जो हमारी एमसीक्यू टेस्ट होता है लेक्चर के बाद, तो वो किया करें। और जो लोग उसमें अच्छी मार्क्स लेते हैं, इसका मतलब है कि वो लेक्चर को प्रॉपर समझते हैं और उनके ग्रोथ इम्प्रूव हो रही है। जिनकी कम आ रही है मार्क्स, वो कोशिश करें एटलीस्ट 2 टाइम रिकॉर्डेड लेक्चर और नोट्स को जरूर पढ़ें। इससे आपकी जो है इम्प्रूवमेंट आएगी और भी। कोशिश करें, अगर किसी के साथ ये हो रहा है कि वो ज्वाइन नहीं हो रहे, उनका जो है उस पे आ रहा है कि कनेक्टिंग या इसी किस्म का कोई ऑप्शन, तो इसमें हमारी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है। ये आपके जो आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं, वो वाईफाई ना होने की वजह से, या फिर जो नेट आप यूज कर रहे हैं, नेटवर्क, यूफोन, मोबलिंग, टेलीनॉर, जिस भी किस्म का, तो वो वहां पे काम नहीं कर रहा होगा, तो ये नेटवर्क का इशू है। तो कोशिश करें आप उनको अपने जिस पे पोजीशन पे हैं, जिस लोकेशन पे हैं, तो वो जगह चेंज करें। या फिर आप जो आपके पास, जाहिर है हर बंदे के पास आजकल दो सिम होती हैं एक ही मोबाइल में, तो आप नेटवर्क जो है वो दूसरे पे पैकेज करवाएं जो सही चले। तो फॉर एग्जांपल, आप कोई बंदा टेलनार यूज करता है और उस पे इशू आ रहा है, तो आप मोबलिम या जोंग या यूफोन यूज करें। तो इस किस्म के इश्यूज जो हैं, आपके कनेक्टिंग इशू जो हैं, वो आपकी तरफ से होते हैं। तो उसको, जाहिर है आपकी मोबाइल है, आपका नेटवर्क है, तो उससे हम उस चीज में इम्प्रूव कुछ नहीं कर सकते। हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो आप ये चीजें अपनी तरफ से थोड़ा इम्प्रूव किया करें, और उसको या तो जगह चेंज किया करें, या कोई और जो मसला हो सॉल्यूशन वो देख लें। प्रिपरेशन का बहुत वक्त कम होता है, और अभी जो है हमारी टेस्ट जून में ऑलमोस्ट आफ्टर बजट जरूर होगी। तो इसलिए हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करके थोड़ा वक्त आप खुद को दें, और इस कंफर्ट जोन से निकलें, इस सुस्ती से निकलें, तो हम अपनी मंजिल को तय कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। तो हमारे पास आज है क्वेश्चन जो हमारा कल वाले लेक्चर में रह गया था, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा है? वेयर इज एरिथ्रोपोietin हार्मोन सिंथेसाइज्ड? एरिथ्रोपोietin हार्मोन, हम पढ़ के आए हैं कि एरिथ्रोपोietin जो है हार्मोन, वो किडनी में से प्रोड्यूस होता है। कहाँ प्रोड्यूस होता है, सिंथेसाइज कहाँ होता है? किडनी में सिंथेसाइज होता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। हार्मोन की जो नेचर है, जो बना हुआ है, वो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। कुछ पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, कुछ प्रोटीन के होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो कॉन्जुगेटेड होते हैं। कॉन्जुगेटेड में मुराद क्या है कि वो प्रोटीन में या तो फैट, या तो कार्बोहाइड्रेट, या तो न्यूक्लिक एसिड, कोई ऐसी चीज जो है वो मिली हुई होगी। तो एरिथ्रोपोietin जो हार्मोन है, वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है, और नेचुरली हमारे किडनी के अंदर पेरी ट्यूबुलर सेल, पेरी ट्यूबुलर सेल जो है किडनी के अंदर, वो प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं एरिथ्रोपोietin हार्मोन को, जो कि किडनी में प्रोड्यूस होता है हार्मोन। और ये इस हार्मोन का काम क्या है? अगर क्वेश्चन ऐसे आता कि एरिथ्रोपोietin हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड इन किडनी, इट्स एक्शन इज, इट इज स्टिमुलाई फॉर, इसी किस्म से अगर कोई क्वेश्चन होता, तो आप क्या करते हैं? एरिथ्रोपोietin स्टिमुलाई करता है जाकर रेड बोन मेरो को, और वहां से जब स्टिमुलेशन मिलती है, मैसेज मिलता है बोन मेरो के बॉडी के अंदर, रेड ब्लड का जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो कम हो गई है, आप क्वांटिटी बढ़ाएं, आप पैदावार बढ़ाएं, तो रेटिकुलोब्लास्ट जो है वो बनना शुरू होंगे, फिर वो मैच्योर होंगे, और मैच्योर होके विद इन 7 डेज, मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, 7 डेज जो है लगते हैं मैच्योर होने में रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट को। अच्छा, जब इस पे एक और क्वेश्चन भी आ चुका है कि एरिथ्रोसाइट जो है वो अगर मैच्योर नहीं होते, तो उनमें कौन सी चीज होती है? तो उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। जब एरिथ्रोसाइट प्रीमेच्योर होते हैं, तो उनके अंदर न्यूक्लियस
न्यूक्लियस होता है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। न्यूक्लियस क्यों खत्म होता है कि इनके अंदर स्पेस बनता है। वो स्पेस किस लिए बनता है? कैरी करने के लिए न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के कौन से वन जो है हीमोग्लोबिन, वो मैं कल भी बताया था मैंने लेक्चर में कि 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी करता है सिंगल हीमोग्लोबिन। तो रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट, रेटिक्युलोब्लास्ट पे क्वेश्चन हमने पढ़े थे प्रीफिक्स और सफिक्स में। और एरिथ्रोपोietin जो है एक हार्मोन है जो ट्रिगर करवाता है, स्टिमुलाई करता है बोन मैरो को कि आप रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करें, बॉडी में ब्लड में रेड ब्लड सेल की कमी हो गई है। उसके बाद हमारे पास है स्प्लीन, लिवर, थायराइड। तो हम तीनों को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, एरिथ्रोपोietin जो हार्मोन था वो किस लिए था? रेड ब्लड सेल के लिए, ठीक है, एरिथ्रोसाइट के लिए। तो ल्यूकोसाइट के लिए कौन सी स्टिमुलेशन होती है? अगर ल्यूकोसाइट हमारी बॉडी में कम हो जाए तो कहां से मैसेज जाएगा? ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, GCSF, ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, कौन सा ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करता है? ये नेचुरली ब्लड के मुख्तलिफ एरियाज से जो है प्रोड्यूस होता है। इसका स्पेसिफिक कोई ऑर्गन नहीं है जो इनको प्रोड्यूस करवाए। उसके बाद हमारे पास है प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स भला कैसे पैदा होते हैं? अगर प्लेटिलेट्स की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो प्लेटिलेट कैसे पैदा होंगे? तो प्लेटिलेट्स के लिए हार्मोन हमारी बॉडी में ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर हार्मोन वो भी होता है थ्रोम्बोपोietin। थ्रोम्बोपोietin जो है वो दो जगहों से प्रोड्यूस होता है, लिवर का थ्रोम्बोपोietin एंड किडनी। लिवर एंड किडनी से थ्रोम्बोपोietin हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो रेगुलेट करते हैं प्लेटिलेट्स को। प्लेटिलेट्स की प्रोडक्शन अगर कम हो जाए तो उसके लिए जो हार्मोन स्टिमुलेटर है वो है थ्रोम्बोपोietin हार्मोन। तो हमने देखा ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, थ्रोम्बोपोietin एंड एरिथ्रोपोietin, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स के लिए थ्रोम्बोसाइट्स। इसमें मैं एक एडिशन करता जाऊं कि आपके एक पिंट जो होती है ब्लड की, वो एक पिंट ब्लड से कितने प्लेटलेट्स की एमएल निकलेंगे। या फिर आप ये कह लें कि एक जो पिंट होती है प्लेटलेट की, एक हम देखते हैं होल ब्लड सेल होते हैं, फिर पेक सेल, पीसीवी, देन एफएफपी। और एफएफपी के अलावा क्रायो प्रिसिपिटेशन जो कोल्ड जो है मेथड से लिए जाते हैं। उसके अलावा प्लेटलेट की अगर किसी पेशेंट में 30,000 से बिलो हो जाते हैं, प्लेटलेट नॉर्मल कितने होते हैं? 1.5 मीन्स 1.5 लाख से 4.5 लाख। अगर इसमें से भी प्लेटलेट जो है वो 30,000 तक पहुंच जाए, कम हो जाए प्लेटलेट। बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें प्लेटलेट डिसऑर्डर होता है या फिर लिवर डिसऑर्डर होता है पेशेंट में। तो उस वजह से जैसे साइरोसिस में चले जाते हैं पेशेंट, तो उनका जो लिवर फंक्शन होता है वो कम हो जाता है। लिवर की फंक्शनिंग की वजह से फिर जो है तो प्लेटलेट की भी मिकदार कम हो जाती है। तो एक पिंट जो होती है प्लेटलेट की पिंट वो 60 ml की होती है, स्टैंडर्ड जो है प्लेटलेट की। और एक पिंट लगाने से हमारे 60,000 प्लेटलेट बढ़ जाएंगे। एक जो है रिसर्च है कि एक पिंट अगर किसी को लगती है तो उसमें 60 ml की पिंट होती है प्लेटलेट की, और उसे एस्टिमेटेड है कि पेशेंट में अगर हम एक पिंट लगाएं तो 60,000 जो है प्लेटलेट रेज होंगे। अच्छा, हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कब करेंगे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है? तो पेशेंट हमारे पास आया है ब्लीडिंग डिसऑर्डर के साथ है उस, और पेशेंट के जो प्लेटलेट है सीबीसी में वो 30,000 से बिलो है, और इन कंडीशन पेशेंट ब्लीड भी कर रहा है, तो हम ट्रांसफ्यूज करेंगे पेशेंट को प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड अगर आए, अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो कि एफएफपी और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट की पिंट में क्या फर्क होगा, हम कैसे पहचान सकें? एक तो प्लेटलेट जो होंगे वो शाइनी होंगे। दूसरा, जब आप उनको थोड़ा घुमाएंगे उस पिंट को पकड़ के
तो उसके अंदर एक क्लाउडी वेव बनेगी। बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पे प्राइवेट लेबोरेटरी वाले प्लाज्मा ही एफएफपी देते हैं पेशेंट्स को कि ये प्लेटलेट है। अगर प्लेटलेट प्रिस्क्राइब करें आप और वो पेशेंट लेकर आएगा तो उसमें एफएफपी होगी और वो लगा देते हैं। बहुत सारे लोग, उनको पता नहीं होता कि हम प्लेटलेट लगा रहे हैं या एफएफपी लगा रहे हैं। तो एक तो एफएफपी शाइनी होंगे, दूसरे एफएफपी जो होंगे वो उनके अंदर क्लाउडी वेव बनेगी आप जब उनको मूव करेंगे तो। ये 2-3 चीजें अगर इनसे कोई सीनियरों से क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा हम अगर देखें स्प्लीन, हमारे पास जैसे क्वेश्चन में स्प्लीन, लिवर, किडनी, थायराइड, तो इन तीनों चीजों को हम कवर करने के लिए थोड़ा सा सिंपल इनका ओवरव्यू लेंगे कि स्प्लीन जो है वो एक तो लिम्फेटिक ऑर्गन है। स्प्लीन लिम्फेटिक ऑर्गन है और लिम्फोसाइट्स जो है वो बिल्कुल वहां पे प्रोड्यूस भी होते हैं और लिम्फोसाइट जो है एक्टिवेट भी वहां पे होते हैं। और फिल्टर्स, ब्लड फिल्टर होता है, स्टोर होते हैं ब्लड सेल, कौन से ब्लड सेल जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और उसके अलावा जो है इम्यून ऑर्गन है हमारा ये, क्योंकि लिम्फेटिक सेल जो है हमारे वो इम्यून सेल है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, तो वहां पे वो इम्यून ऑर्गन है। इसके दो पल्प होते हैं हमारे स्प्लीन के, एक होता है व्हाइट पल्प, दूसरा होता है रेड पल्प। एक होता है राइट पल्प साइड, एक होती है व्हाइट पल्प वाली साइड। तो व्हाइट पल्प का एक्चुअली क्या काम होता है, वो लिम्फोसाइट के लिए होता है, लिम्फोसाइट की मैचुरेशन के लिए होता है। वो समझो हमारा इम्यून पार्ट है स्प्लीन का। दूसरा जो पार्ट है वो है रेड पल्प। रेड पल्प का क्या काम होता है, वहां पे जितने सेल डेड होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल, वो वहां पे आ जाते हैं रेड पल्प में। इसलिए हम स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली, ये होती कहाँ है स्प्लीन, स्प्लीन जो है लेफ्ट साइड हाइपोकोंड्रिक रीजन में, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में इसकी लोकेशन है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तभी आप कर सकेंगे। राइट और व्हाइट पल्प के हवाले से आए तो आप उसको भी रेड और व्हाइट पे कर सकेंगे और उनका फंक्शन भी देख सकेंगे। उसके अलावा नॉर्मल जो स्प्लीन है उसका वेट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और उसका जो वेट होता है वो 70 ग्राम इन वेट, 70 ग्राम वेट होता है और 12 सेंटीमीटर जो है स्प्लीन लॉन्ग होती है। कॉमन डिजीज स्प्लीन की कौन सी होती हैं, स्प्लीनोमेगाली, मेगाली को हम प्रीफेस और सफेक्स में डिस्कस करके आए हैं। स्प्लीनिक रप्चर, कोई ट्रॉमेटिक इंजरी वगैरह हो जाती है तो स्प्लीनिक रप्चर हो जाता है। सिस्ट्स एंड ट्यूमर, सिस्ट हो सकती है, ट्यूमर कैंसर भी हो सकता है, नॉन कैंसरस ट्यूमर भी हो सकता है स्प्लीन में। उसके अलावा CAS, कंजनाइटल एब्सेंस ऑफ किडनी, ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। जब बच्चा माँ के पेट में डेवलप होता है तो उसमें फिटल लाइफ में उसमें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है कि कुछ कभी रेयर केस में ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं जिनमें स्प्लीन होती ही नहीं। दूसरी बात मैं आपको इनकी इसमें ऐड करता चलूं, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, फीटस फीटल लाइफ में होता है, तो उसके अंदर जो ब्लड सेल है वो कहाँ पे बनते हैं, तो वो लिवर और स्प्लीन में बनते हैं। बोन मेरो एक्टिव नहीं होती। बोन मेरो बच्चा जब 8 मंथ का माँ के पेट में होता है उसके और आफ्टर बर्थ बोन मेरो एक्टिवेट होती है और फिर वो ब्लड सेल प्रोड्यूस करने लगती है। तो अगर किसी बच्चे में स्प्लीन एब्सेंट हो तो कंजनाइटल एब्सेंस ऑफ स्प्लीन उसे कहेंगे CS। हाइपोस्प्लीनिज्म, हाइपोस्प्लीनिज्म, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्प्लीन जो है वो सुकड़ जाती है, बिल्कुल उसकी जो साइज और वेट है वो कम हो जाता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोस्प्लीनिज्म। हम ये पढ़ के आए, इज्म मीन्स कंडीशन, हाइपो मीन्स डिक्रीज्ड, स्प्लीन मीन्स स्प्लीन। तो एक स्प्लीन की कंडीशन में जिसमें स्प्लीन सुकड़ जाती है। उसके बाद हमारे पास दूसरा था ऑप्शन में लिवर। तो लिवर का भी तो हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे कि लिवर, लिवर जो है एक केमिकल फैक्ट्री है बॉडी की। एक तो ये क्या कर रहा है काम इसका, डिटॉक्सिफिकेशन। हम पढ़ के आए कि पोर्टल सर्कुलेशन, जब हम सर्कुलेशन इस पे हम पढ़ेंगे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेशन सारा अलग से, तो ऑलरेडी भी हमने कोर्स में पढ़ा हुआ है
कि लिवर जो है, लिवर पे आती है कौन सी, पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन क्या क्या करती है, एक्चुअली डिटॉक्सिफिकेशन पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब होके न्यूट्रिएंट ब्लड में आ जाते हैं, तो डायरेक्ट अगर ये हार्ट पे जाएंगे तो बहुत सारे टॉक्सिन्स भी इसमें मौजूद होते हैं। तो पोर्टल वेन जो है वो इंटेस्टाइन से आकर लिवर में आती है। और लिवर क्या है, केमिकल डिटॉक्सिफिकेशन फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी है। तो यहाँ पे आकर जो है वो ब्लड डिटॉक्सिफाई होगा, फिर वो जाएगा जो है इंफेरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट तक। तो एक ये। दूसरा, रेगुलेटिंग ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, फिब्रिनोजन प्रोटीन, विटामिन के और थ्रोम्बोसाइट्स की स्टिमुलेशन प्रोडक्शन के लिए थ्रोम्बोप्योटिन, वो भी लिवर से प्रोड्यूस होता है। तो लिवर, लिवर इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी है, इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी है। लिवर की जो लोकेशन होती है वो राइट अपर हाइपोकोंड्रिक रीजन में, हाइपोकोंड्रिक रीजन, एब्डामिन के 9 रीजन, अपर जो है राइट और लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन, बिलो दी डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे होते हैं। तो शेप जो होता है लिवर का, अगर इस पे क्वेश्चन आए तो कौन शेप, लिवर जो है डार्क रेडिश ब्राउन ऑर्गन है और वेइंग अबाउट 3 पाउंड्स। लिवर की जो साइज है वो 7 सेंटीमीटर फॉर वुमेन एंड 10.5 सेंटीमीटर, स्लाइटली लार्ज होता है, थोड़ा लार्ज होता है मेन में। तो लिवर जो है, अच्छा इस पे क्वेश्चन आता है कि जो राइट किडनी है वो थोड़ा शार्ट होती है और स्लाइटली लोअर होती है। तो ये क्यों होती है, ये लिवर की वजह से, राइट साइड से किडनी, लिवर की वजह से किडनी जो है वो उसकी साइज एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड थोड़ी कम होती है और वो स्लाइटली लोअर होती है। जबकि लेफ्ट साइड जो लंग्स है उसकी साइज कम होती है, उसके अंदर 2 लोब होते हैं और राइट लंग के 3 लोब होते हैं। और वो क्यों लेफ्ट साइड जो लंग है वो शार्टर होता है एज कंपेयर टू राइट साइड, एंड उसकी साइज कम क्यों होती है, लोब उसके कम क्यों होते हैं, वो हार्ट की वजह से होते हैं कि हार्ट स्लाइटली लेफ्ट साइड है, इस वजह से वो स्पेस जो है लोकेट करती है हार्ट। तो लंग्स थोड़ा शार्ट होता है एज कंपेयर टू राइट, स्मॉल होता है और उसके लोब भी कम होते हैं। तो लिवर के बारे में हम तो एक तो लोकेशन राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में बीनीथ द डायफ्राम, इसकी जो राइट जो किडनी है वो इसकी वजह से थोड़ा स्मॉल साइज में होती है। और जो इसका शेप है वो कौन शेप होता है, लिवर डार्क रेडिश ब्राउन आर्गान है। और इसका अगर वेट देखें तो 3 पाउंड्स और साइज देखें तो 7 सेंटीमीटर फॉर वुमेन एंड 10 फॉर मेन होती है। और इसका जो काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन, क्लॉटिंग फैक्टर, इम्यून रेगुलेशन, ये इसके जो है मोस्ट कॉमन जो है काम होते हैं लिवर के। देन एंड इंपॉर्टेंट जो कल भी हमने डिस्कस किया था कि बाइल जूस है वो प्रोड्यूस होता है लिवर से और स्टोर होता है गाल ब्लेडर में। आगे आते हैं हम किडनी, किडनी का ओवरव्यू हम अगर देखें तो ये यूरिनरी सिस्टम का एक ऑर्गन है जो कंसिस्ट करता है यूरिनरी किडनी, यूरिनरी सिस्टम जो है किडनी, किडनी से यूरेटर्स 2, उसके बाद हर एक किडनी से एक आता है तो 2 हुए, और यूरिनरी ब्लैडर देन यूरेथ्रा। किडनी जो है, किडनी के ऊपर जो है एटर्नल ग्लैंड होता है, एक ग्लैंड होता है एटर्नल ग्लैंड, एपिनेफ्राइन जो प्रोड्यूस करता है। तो वो क्या होते हैं, एपिनेफ्राइन फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। सो तो किडनी नॉर्मली, ये किडनी 2 होते हैं, इन पेयर्स में किडनी होती है जो पोस्टीरियर साइड ऑफ फ्लैंक एरिया में सिचुएट करती हैं। नेफ्रॉन इसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है और ईच किडनी जो है 1 मिलियन टिनी यूनिट्स, 1 मिलियन ईच किडनी में एटलीस्ट 1 मिलियन जो है नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन के अगर पार्ट्स देखें हम अलग से पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम को, तो ग्लोमेरुलस, बाउमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब एंड कलेक्टिंग टक्स पार्ट। तो ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में होते हैं।
किडनीज जो है बीन शेप होते हैं ऑर्गन, अगर इसके शेप पे आ जाए आपके पास क्वेश्चन। साइज जो है क्लोज्ड फिस्ट, जैसे हार्ट की साइज होती है। दे आर लोकेटेड जस्ट बिलो द रिब केज, वन ईच साइड ऑफ योर स्पाइन। हेल्दी किडनी जो है वो फिल्टर फिल्टर करती है हमारी, ये फिल्टरिंग ऑर्गन ही। ब्लड की जो फिल्ट्रेशन होती है वो इसमें होती है, और वो कपला एक स्ट्रक्चर जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, बाउमेन कैप्सूल, उसके अंदर एक जाली की तरह नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, ग्लोमेरुलस का। उसके वेसल्स को ग्लोमेरुलस, वो नेटवर्क जो है उसको कहते हैं। तो इसमें से ब्लड सेल और प्रोटीन जो है वो फिल्टर नहीं होती। तो बाकी हम यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे थोड़ा हमने इसका। अच्छा, एक और चीज हमारा जो क्वेश्चन आया जिसकी वजह से हमने इनको डिस्कस किया, वो क्या था हमारा? एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो किडनी के सेल्स जो है प्रोड्यूस कर रहे थे रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए। थायराइड हार्मोन, थायराइड पे हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ग्रेव डिजीज, हैशोमोटो डिजीज पे क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुके हैं 12। तो ये बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है हमारे नेक में, बटरफ्लाई शेप्ड बिलो दी आदम्स एप्पल, जो हमारा उभरा हुआ बोन है। हार्मोन रेगुलेट होते हैं कौन से? बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन होता है। बॉडी की जितने भी मेटाबॉलिज्म होती है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन होता है। और वो थायराइड ग्लैंड जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो सीक्रेट करता है हार्मोन्स कौन से? थायरोक्सिन हार्मोन, T3, T4, कैल्सिटोनिन, कैल्शियम को भी। वैसे कैल्शियम का मेजर जो फंक्शन है रेगुलेशन का, वो होता है पैराथायराइड हार्मोन के अंडर कंट्रोल। मेनली इसके जो है 4 जो कंडीशन है, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ग्वाइटर, थायराइड, कैंसर। हाइपोथायराइडिज्म की में क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होगा, पेशेंट जो होगा हाइपोथायराइडिज्म का, उसको कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, वेट गेन होगा। मेनली अगर हम मोटी मोटी इसकी सिम्टम्स देख लें। और हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा? अंडर ओवर सीक्रेशन होगी, उसमें वेट लॉस होगा, मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, हंगर ज्यादा लगेगी और थरस्ट ज्यादा लगेगी। उसके अलावा पेशेंट को डायरिया होंगे, और पेशेंट जो है हीट इंटॉलरेंस होगी उसको। अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए हाइपोथायराइडिज्म की तो हेशिमोटो डिजीज होती है, और अगर हाइपरथायराइडिज्म की कॉम्प्लिकेशन में सीवियर केसेस में चले जाए तो ग्रेव्स डिजीज होती है। उसके अलावा ग्वाइटर इनलार्जमेंट हो जाती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। थायराइड कैंसर हो जाता है। थायराइड डिक्टामी होती है थायराइड को रिमूव करने के लिए, और पार्शियल और टोटल दोनों उसमें होती हैं। नॉर्मल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है TSH की लेवल जो होती है जनरली 0.4 टू 4.0 मिली यूनिट्स पर लीटर। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है। अ क्लाइंट्स नीड टू बी repositioned but is heavy and nurse is not sure she can move the client should। अब एक पेशेंट है जो कि उसका वेट जो है बहुत हैवी है, पेशेंट का वो फैटी है बहुत, तो उसको पेशेंट को रिपोजिशन करना है, पोजीशन उसकी चेंज करनी है, और नर्स जो है वो उस पेशेंट को अकेले मूव नहीं कर सकती। तो व्हाट शी शुड डू? तो नर्स को क्या करना चाहिए? इस सीनियरों के इस टाइप के हम क्वेश्चन वो करके आए कि CVA के, तो इसमें हम क्या करेंगे? और दूसरा की इंफॉर्मेशन थी पेशेंट की, वो किसको देनी है? तो नेक्स्ट शिफ्ट को देनी है। जहां पे पेशेंट की रिपोजिशन करनी है, पेशेंट बहुत हेवी है और नर्स श्योर है कि वो अकेली नहीं कर पाएगी, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको दूसरी नर्स से हेल्प लेना चाहिए। दूसरी नर्स से, जो एक नर्स है वो दूसरी नर्स है, क्या वो क्लाइंट से, पेशेंट के अटेंडेंट है, उससे हेल्प ले, पेशेंट की फैमिली से ले, या ट्राई करे उसको मूव करना, भले गिर जाए, या फिर उसको छोड़ दे गोइंग ऑन,
गो ऑन छोड़ दे, तो वो जैसे पढ़ाए पढ़ा रहे, नहीं, हमें फर्स्टली जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हम एक और जो ड्यूटी नर्स है उससे हेल्प लेंगे, क्या है, पेशेंट को रिपोजिशन करें। अगर नहीं है कोई तो डॉक्टर से, जो वहां पे कोलीग हैं उनसे लेंगे। अगर वो भी नहीं है तो फिर हम जाएंगे, अगर इस किस्म का सीनियर आए कि आप अकेले हैं, डॉक्टर भी नहीं है और कोई भी नहीं है, आपके असिस्टेंट भी नहीं है, तो आपको पेशेंट को रिपोजिशन करना है, क्या करेंगे, देन आप पेशेंट की फैमिली से हेल्प लेंगे। मगर आप आईसीयू में हैं और पेशेंट और भी नर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ, तो आप उनसे लेंगे, तो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी होगी दूसरी नर्स से लेंगे। हमारे पास और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन नंबर 44 में है कि वेयर इज द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। मुगल एम्परर जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, तो वो है लाहौर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मुल्तान, कराची, पिशावर, लाहौर। मुल्तान को सिटी ऑफ सेंट कहते हैं। तो मुल्तान के और भी अगर देखें तो फोर्ट, किला कोहना, कोहना किला जो है, फोर्ट जो है वो मुल्तान में है, जिसको ओरिजिनली काचू गढ़ भी कहते हैं। उसके अलावा मेजोलियम, बहाउद्दीन जकरिया, शाह रुकन आलम उसका मुकबरा, शाह शम्स तब्रेज जो है उसका मुकबरा भी वहां पे है। मुल्तान को जो है फार्मरली मुल्तान को काश्तपुर भी कहते थे, उसका दूसरा नाम। तो इस पे एसपीएससी की दूसरी टेस्ट पे मुल्तान पे ये कुछ सवाल जो है वो रिपीट हो चुके हैं इन पे, रुकनुद्दीन आलम वाला, शाह शम्स तब्रेज वाला, और उसके अलावा बहाउद्दीन जकरिया, काश्तपुर। इस पे एसपीएससी के दूसरे पेपर जो दूसरी टेस्ट आती है दूसरी पोस्ट के लिए उसमें रिपीट हो चुके हैं, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मगर हमारा सिलेबस क्योंकि अभी पिछले जो हुए पेपर उनमें इंग्लिश वाले आए हैं क्वेश्चन, इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नहीं आए, मगर फिर भी आ सकते हैं, तो इसलिए हमें इनकी थोड़ी सी कराची से अगर रिलेटेड हम देखें तो हब डैम है, हब रिवर है कराची में, और सी पोर्ट्स हैं जिसमें मोस्ट टू कॉमन सी पोर्ट्स जो है, पोर्ट ऑफ कराची एंड पोर्ट बिन कासिम, जिसको पिपरी कहते थे पहले। बिन कासिम का पहला नाम जो था वो पिपरी था। ये बिजिएस्ट है पोर्ट, और बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स भी हैं कराची में, जिसमें कराची का ओल्ड नेम अगर आ जाए तो कोलाची। कराची जो है नोन एज सिटी ऑफ लाइट्स, जर्नली उसे सिटी ऑफ लाइट्स, जैसे मैं मुल्तान के लिए बता के आया कि सिटी ऑफ सेंट या सिटी ऑफ नाइट लाइफ भी कराची को कहते हैं। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कराची जो है फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद से पहले कराची कैपिटल ऑफ पाकिस्तान था। फिर अयूब खान की मेहरबानियों से उसको शिफ्ट किया गया लाहौर, क्योंकि सिंध को नहीं देना कुछ भी, तो उसने लाहौर शिफ्ट कर दिया। और लाहौर के बाद जो है सॉरी रावलपिंडी, देन फिर इस्लामाबाद। तो अगर इंटरम कैपिटल ऑफ पाकिस्तान आ जाए कहीं पे क्वेश्चन, तो रावलपिंडी वाज द इंटरम कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कराची की जो मोरडो मीर बहर की स्टोरी है, इस पे सीसी के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कराची के हवाले से। तो कराची के जो डिवीजन से है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स में कराची डिवीजन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल, मलिर, कोरंगी और क्यामाड़ी। तो इस तरीके से बाकी भी जो है क्वेश्चन कराची के हवाले से अगर आ जाए तो आप इजीली कर सकेंगे इसको सॉल्व। पेशावर के हवाले से अगर देखें तो पेशावर जो है खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल है, सिटी ऑफ फ्लावर्स भी उसे कहते हैं पेशावर को, और सिटी ऑफ फ्लावर्स वाला सीसी में पीसीएस के जो स्क्रीनिंग होती है उसमें भी आ चुका है क्वेश्चन। और कॉन्कर्ड ऑफ पेशावर वाज 8 मई 1758। ये क्वेश्चन भी एसपीएससी के किसी पेपर दूसरे में आ चुका है। मराठा और एम्परर जो थे पेशावर में, उनके जंग थी, उसमें ओल्ड नेम ऑफ पेशावर, ये भी बहुत सारा रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। पुरुषपुरा पेशावर का ओल्ड नेम है। टोम्ब ऑफ ज़ियारत रहमान बाबा, और जो है एक सेंट है बुजुर्ग, उस पे आ चुका है क्वेश्चन। बाकी फेमस प्लेसेस पे अगर आप देखें तो सेठी हाउस,
मोहब्बत खान मस्जिद, ये एसपीएससी का 2018 में सीसी में क्वेश्चन इस पे आया था। मोहब्बत खान मॉस्क इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी? तो ये भी पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा के है। बाब खैबर, वो भी पेशावर को कहते हैं। वहां पे है एक फेमस प्लेस। जमरूद फोर्ट, शाही बाग, इस्लामिया कॉलेज, ये फेमस जो है इस पे। जो हमारा क्वेश्चन आया अगर उससे कहीं से और से रिलेटेड आ जाता। लाहौर से अगर हम देखें तो सेकंड लार्जेस्ट है सिटी इन पाकिस्तान। कराची के बाद जो है लाहौर है। कराची जो है वो लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान है। टॉम ऑफ जहांगीर, ये जो रिसेंट हो रही है एसएसटी की टेस्ट, ये उसमें क्वेश्चन आ चुका है। लाहौर इज द आल्सो कॉल्ड हार्ट ऑफ पाकिस्तान, पेरस ऑफ ईस्ट, सिटी ऑफ गार्डन, सिटी ऑफ लिटरेचर भी लाहौर को कहते हैं। फेमस प्लेसेस इसमें मीनार पाकिस्तान, बादशाही मॉस्क, लाहौर फोर्ट, लाहौर म्यूजियम, लाहौर जू, ये जो है मोस्ट फेमस प्लेसेस है। अगर इनमें से अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए, अगर जनरल नॉलेज आ जाता है, तो आपको इन कॉमन सिटीज जो मोस्ट जो प्रोमिनेंट है इसमें से और बुजुर्ग में और कॉमन प्लेसेस में, तो आप इजीली कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 45, मूड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ई। तो हेपेटाइटिस की जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये हेपेटाइटिस की जो है टाइप की वजह से, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस जो ये दोनों, ये इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो, जी बिल्कुल कायनात सर, हेपेटाइटिस ए, मैं वही बताने जा रहा था। आप बिल्कुल करेक्ट है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो फीको ओरल रूट है, अगर रूट पे देखें। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन फूड और वाटर, कंटामिनेटेड वाटर जो है ए और ई। और उसके अलावा हेपेटाइटिस बी, सी, डी, उनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है ब्लड बॉर्नी। जब जिस पे क्वेश्चन हम कल करके आए थे कि हेपेटाइटिस बी का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वहां पे लिखा हुआ था पोटेंशियल। पोटेंशियल मींस पेरेंटल। पेरेंटल कोई चीज चुभे जिस्म में, ब्लड ट्रांसफ्यूज हो, ब्लेड हो, जो है इंस्ट्रूमेंट्स हो, नीडल का प्रिक हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड भी है वो, बी, सी और डी, उस पे भी मीन्स बॉडी सीक्रेशन और ब्लड। तो यहाँ पे ब्लड जो है ट्रांसप्लेसेंटल, हेपेटाइटिस बी जो है वो ट्रांसप्लेसेंटल भी है। मदर को अगर हेपेटाइटिस बी हो तो बेबी में ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग बर्थ, प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिशन उसकी होती है। अगर उस पर क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का, तो आप उस पर कर सकते हैं। मगर और हेपेटाइटिस कौन सा हेपेटाइटिस है जिसका वायरस डीएनए है? तो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो डीएनए वायरस है। और वैक्सीनेशन जो है, बेबी जब बाहर न होती है तो फर्स्ट वैक्सीनेशन में बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो वैक्सीन। अगर इस तरीके से क्वेश्चन, क्योंकि बीसीजी से पे क्वेश्चन आया